नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के अभ्यास 6C के सवालों को देखेंगे। चलिए अब हम इसके सवालों को देखते हैं। इसमें पहला सवाल क्या है? सही विकल्प चुनिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसमें क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनिए। ए और बी दो सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला सवाल हम पढ़ते हैं। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या बताइए। इसमें देखिए एक चर राशि है और दूसरी क्या है? अचर राशि है। एक चर राशि है, दूसरी अचर राशि है। इन दोनों का क्या कह रहा है? गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल। अगर चर और अचर राशियों का गुणनफल, जोड़, घटाव या भाग की बात करता है तो जैसे ही हमारा सवाल, जैसा सवाल कह रहा, जैसा उस सवाल का कथन है, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। क्या कह रहा है? किसी संख्या x और 7 का गुणनफल। अगर हम देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम किसी संख्या का मतलब 2 और 5 का गुणनफल कहते, अगर क्या कहते? 2 और 5 का गुणनफल 10 होता है, यानी कि 2 गुणे 5 बराबर 10। ये स्टेटमेंट को इस तरह लिखा जा सकता है। ये सही है। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं, इसकी भी आज बात करते हैं। अगर यहाँ पे 2 की जगह हम कुछ और लिखते, 2 की जगह x लिख देते हैं, या 2 की जगह हम 3 गुणे 5, इसका गुणनफल 15 होता है। अब देखिए, इसको हम बदल रहे हैं, इसको हम बदल रहे हैं। तो अब इन संख्याओं को अगर हम चर राशि में बदल दें, यानी कि x का गुणा 5 से करने पर 20 आता है। x का गुणा 5 से करने पर 20, गुणनफल कितना आता है? 20 आता है। ठीक उसी तरह अगर हम कहें कि x का गुणा, यानी कि जैसे इसमें कह रहा है x को, यानी हम y ले लेते हैं, y का गुणा 2 में करने पर 2 आता है। y का गुणा 2 में करने पर 2 आता है। कैसे लिखेंगे? y गुणे 2 बराबर 2, यही लिखेंगे ना। जैसा हमारा सवाल कह रहा है, उसका कथन जिस हिसाब से है, उसी हिसाब से हम फॉलो करेंगे और उस लिखेंगे तो हमारा सवाल जो है एकदम सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम अपने सवाल पे आते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग। अब हम अपने सवाल पे आ रहे हैं। क्या कह रहा है हमारा सवाल? हमारा सवाल कह रहा है कि x, किसी संख्या x, यानी कि वो संख्या हमें नहीं पता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। अगर हम यहाँ पे देखें, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है, 28। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट है। उसी के हिसाब से हमने अपना समीकरण बना लिया। अब क्या कह रहा है? तो वह संख्या बताइए, या वो संख्या क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें बताना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करना आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से आता है। करते हैं तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल 28। तो x इज इक्वल 28/7 और 7 एक नम 7 7 चौ 28। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में 4 है? पहले में 5 है, दूसरे में -4 है, तीसरे में 4 है, +4, और चौथे में 7 है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? तीसरा होगा, +4। ठीक, अब हम दूसरे सवाल में अपने आते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या x, फिर किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। अब इसको हम समझ लें। किसी संख्या 5 में भाग, क्या किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या मतलब किसी 10 में, अगर हम बोले कि 10 में 2 से भाग देने पर 5 आता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 भागे 2 बराबर 5, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अगर हम 15 में कहें कि 15 में 3 से भाग देने पर 5 आता है, तो कैसे लिखेंगे? भागे 3 इज इक्वल 5 हो गया। इसी तरह लिखेंगे। अगर हम इसी को दूसरे वे में कहें, किसी संख्या x, यानी कि 15 की जगह या 10 की जगह कोई संख्या x, a b c d y, a लिख लें। a में अगर हम
ए में 4 से भाग देने पर भागफल आता है, यानी कि 2 आता है। ठीक, एक किसी संख्या ए में भाग देने पर 4 से भाग देने पर भागफल 2 आता है। ये स्टेटमेंट हो गया हमारा, हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, फट से निकल आएगी। भाग देकर जो है आ रहा है, तो यानी क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/4 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 2। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। ए ऊपर का गुणा नीचे से, तो a बराबर 4 दूनी 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी कि जो ये वो संख्या है, किस संख्या में, 8 में 4 से भाग देने पर 2 आएगा। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। यानी कि जिस तरह से ये कथन हमारा कह रहा है, सवाल का कथन कह रहा है, उसी चीज को हम फॉलो करेंगे। चलिए हम अपना सवाल देखते हैं। आप, ये उदाहरण था। अब हमारा सवाल क्या है, x किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर, भागे 5 से भाग देने पे कितना आ रहा भागफल, 7 आ रहा है। ठीक है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। x/5 इसको कर सकते हैं 60/1 कर सकते हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दें या वज्र गुणन विधि कर दें, दोनों बात एक ही है। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 5 7 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। अब देखते हैं 35 इसमें कहीं है। देखिए एक में 5 है, बी दूसरे में 2 है, तीसरे में 35 है और चौथे में 7 है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। पहले का तीसरा सवाल, सी नंबर क्या कह रहा है, यदि एक विषम संख्या 2x+1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है क्रमागत, आप सब लोग जानते होंगे क्रमागत, यानी कि एक के बाद एक। अब हम पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो लिख उठा है, ये क्या है, ये क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि एक के बाद एक जो संख्याएं हैं वो क्रमागत संख्या है। अगर हम पूछे 6 का क्रमागत संख्या क्या होगी, तो 7 होगी। 8 की क्रमागत संख्या क्या होगी, 9 होगी। ये तो सिंपल वे में है कि क्रमागत संख्याएं हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, क्रमागत विषम की बात यहाँ कह रहा है। हम क्रमागत सम विषम दोनों को यहाँ पे हम जान लेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं क्रमागत सम संख्या। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, वो सम संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, क्रमागत सम संख्याओं की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी हुई, जो 2 से विभाजित, अगर इसी में देख तो 2 4 6 8 10, ये हुई 2 क्रमागत सम संख्या। क्या हो गई, 2 4 6 8 10। देखिए दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 2, यानी कि 2 में 2 जोड़ेंगे तब 4 आएगा, 2 का अंतर है सम में। अगर हम इस वे में देखें कि क्रमागत सम संख्या 2, यानी कुछ भी इसकी जगह पर अगर हम x ले लें, कुछ कोई भी मान ले लें, हमारी चर राशियां ले लें, तो क्या हो जाएगा, x, यानी कि क्रमागत सम संख्या के लिए क्या होगा, x में कितना जोड़ना होगा, हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्रमागत सम संख्याएं मिल जाएंगी हमें। क्रमागत सम यानी x में कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी, वो भी सम संख्या। ठीक है, ये हो गई क्रमागत सम संख्या। अब देखिए एक हम टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी हम क्या निकाले हैं क्रमागत सम संख्याओं के लिए, x+2। ठीक है, x+2 देखे तो x+2 यानी क्रमागत सम संख्याएं हमें बतानी है। x+2 = 8 मान लेते हैं। क्रमागत संख्या हमारी 8 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, 8 - 2 यानी कि 6। x की वैल्यू 6, यानी कि 6 की क्रमागत संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं हो गई। अब हम देखते सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। अब हम क्रमागत विषम संख्याओं की बात करेंगे, जो कि हमारे सवाल में भी है।
क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्या। ठीक, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर विषम संख्या को हम देखें तो 3 यानी कि 2, वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो विषम संख्याओं को पहले हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। 3 5 7 9। अगर क्रमागत विषम संख्या ये हो गई, तो अगर कोई भी क्रमागत की बात करते हैं कि उसके जस्ट बाद अगर 3 की क्रमागत विषम संख्या की बात करेंगे तो वो 5 आएगा, और 5 की क्रमागत विषम संख्याओं की बात करेंगे तो 7 आएगा। इन दोनों में, इन सब में कितने का अंतर आ रहा है? 3 यानी कि 2, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या? x प्लस 2। विषम संख्याओं के लिए भी x प्लस 2। ठीक है, अगर हम देखते हैं, अब हम इसी में देख लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल 9, यानी कि जो हमारी क्रमागत विषम संख्या 9 है, x प्लस 2 की क्रमागत विषम संख्या 9 है, तो x क्या होगा? ठीक है, तो x इज इक्वल क्या होगा? 9 माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, यानी कि 7 की क्रमागत संख्या क्या हो गई? 9 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्रमागत विषम संख्या। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है? 2x प्लस 1 है, यानी कि एक विषम संख्या हमारी 2x प्लस 1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या बतानी है। अभी देखिए क्या क्या किए थे हम, कोई भी संख्या x प्लस 2 आ जाएगा हमारा क्रमागत विषम संख्या। किसी भी अगर एक संख्या क्रमागत है तो दूसरी में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ये है। ठीक, एक हमारी संख्या क्या है? 2x प्लस 1 है, उसमें कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ये कितना हो जा रहा है? 2x प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए 2x प्लस 2 है, 2x है और x प्लस 1 है, तो ये क्या है? 2x प्लस 3। तो हमारी दूसरा आंसर क्या होगा? सही होगा। दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3, यानी कि किसी भी संख्या में अगर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर हमें क्रमागत सम संख्या निकालनी है तो भी उसमें 2 जोड़ेंगे, और क्रमागत विषम संख्या निकालनी है तो उस विषम संख्या में भी 2 जोड़ देंगे, तो वो हमारी क्रमागत विषम संख्या या क्रमागत सम संख्या निकल आएगी। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। ये गणितीय कथन है, उसको रेखीय समीकरण के रूप में यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है, लिखा गया है, बताया गया। अब इसमें क्या करना है? सही समीकरणों को छांटिए। इसमें हमें बताना है कौन सा समीकरण सही है और कौन सा गलत है। किसके हिसाब से? ये जो गणितीय रेखीय समीकरणों, जो गणितीय कथन है, ये स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से ये सही है या गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला सवाल ए, दूसरे का ए क्या कह रहा है? किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। किसी धनात्मक संख्या का, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे छोटा सा देख ले, यहाँ पे किसी संख्या, माना कि वह संख्या x है, ठीक है, x का, अब क्या कह रहा है? x का 2/3, मतलब संख्या का 2/3, अगर 2/3 करें तो कितना हो जाएगा? 2/3 x हो जाएगा। ठीक है, और 1/3 x का अगर हम 1/3 करें तो 1/3 x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। 2/3 और 1/3 में अंतर, यानी कि 2/3 x माइनस 1/3 x क्या है? 7 है, ये दिखाना है। लेकिन ये देखिए, ये उल्टा लिखा हुआ है, 1/3 पहले है, 2/3 बाद में है। क्या ये सही गलत है? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गलत हमें लग रहा है। इसको एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं, वो तरीका हम बता रहे हैं। देखिए ये है, ये हमारा समीकरण है, इस स्टेटमेंट की तरह से ये समीकरण दिया हुआ है।
इस समीकरण को हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारी ये धनात्मक संख्या आ रही है, क्योंकि कम से अगर कम से ज्यादा को घटाया जाएगा तो वो जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, ऋणात्मक आएगी, और ज्यादा से कम को घटाया जाएगा तो वो धनात्मक। जैसे 5 से 2 घटाया जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन 2 में से 5 घटाया जाएगा तो क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो इसको हम अपने इस समीकरण को सॉल्व करके देख सकते हैं कि धनात्मक है या ऋणात्मक है, या हमारा समीकरण ये जो दिया हुआ ये सही है या गलत है। ठीक है, देखते हैं। 1/3 x माइनस 2/3 x बराबर 7। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे x माइनस 2x बराबर 7/1। ये घट जाएगा तो -x आ जाएगा बटे 3 बराबर 7/1, यानी फिर गुणा कर देंगे तो -x बराबर 21, तो x बराबर -21। देखिए हमारी जो संख्या आ रही है वो किसमें आ रही है, ऋणात्मक में आ रही है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, धनात्मक की बात कर रहा है। इसलिए ये जो समीकरण बना है ये क्या है, ये गलत है। ये समीकरण क्या है, गलत है। ठीक, ये पहला सवाल हमारा हो गया। अब बी वाला हम देखते हैं, बी क्या कह रहा है। बी क्या कह रहा है, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। क्रमागत संख्याएं इसके पहले हम बताए थे, क्रमागत जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि एक के आने वाली संख्या जो है वो एक दूसरे की क्या होंगी, इसकी 4 की क्रमागत 5 होगी, 5 की क्रमागत 6 होगी, 2 की 3 होगी। ठीक है, इसमें का योगफल 27 है, लेकिन हमको इसे अचर राशियों में व्यक्त करना है, तो हम मान लेते हैं, माना जो पहली संख्या है, माना वो पहली संख्या कौन है, x है। तो x देखिए दूसरी क्रमागत आने में +1 हो रहा है, फिर इसके बाद आने में यहाँ भी +1 हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी क्रमागत कौन सी हो जाएगी, पहली अगर x है तो x + 1 हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी, यानी कि 2 में 1 में 2 1 जोड़े तो 2 आया, 2 में 1 जोड़े तो 3 आया, यानी कि पहली संख्या मान लिया x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 1। यदि हम मानते हैं पहली संख्या 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 5 आया, तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। तो संख्याओं का ये हो गया x और x + 1, दो क्रमागत संख्याएं। अगर अचर राशियों में देखें, चर राशियों में देखें तो ये है x और x + 1। क्या कह रहा है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। क्रमागत संख्या यानी x + 1 बराबर कितना होना चाहिए, 27। ये हमारा ये कह रहा है, ये सवाल का जो है कथन है, और कथन के हिसाब से ये हमारा समीकरण बन रहा है। तो ये समीकरण हमारा क्या है, सही है, सही है, यानी कि दूसरे का समीकरण क्या है, सही है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। सी क्या कह रहा है, किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, अगर x का उस संख्या का दूना किया जाए, नहीं x का दूना किया जाए तो 2x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, 2x हो गया, संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर, और इस संख्या के दूने में 8 अगर जोड़ते हैं तो कितना योगफल होता है, 50 होता है, यानी कि इन दोनों का योगफल जो होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। ये समीकरण हमारा आ रहा है, और ये समीकरण है y। हम यहाँ पे x मान लिए थे, लेकिन यहाँ पे y माना गया, यानी कि ये सवाल हमारा, ये जो समीकरण बनाया हुआ है इस कथन के हिसाब से ये सही है, सही है। हो गया। अब हम अगला सवाल डी क्या कह रहा है, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। किसी संख्या, माना वह संख्या कितनी है, x है, x का 2/3, x का 2/3 यानी कि क्या हो जाएगा, 2/3x, तिहाई में 17 जोड़ने पर, ये इसको हम कर दें 2x/3 में कितना जोड़ना है, 17 जोड़ने पे योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, 19। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है, और इसके हिसाब से ये देखिए हमारा ये जो समीकरण इसमें दिया हुआ है ये भी क्या है, सही है, सही
ये दूसरा सवाल